वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये सीजल फीजल या मैं फेमिया क्यों नहीं बोला ये रे बड़ा फौजाक भरते मारो दू और फौजम जान कक पहुंचे दिल्ली दुल्ले चक्रम यार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे साथ आ रखे हैं गौरव खंतवाल, जिन्होंने हाल ही में एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 23 अचीव किया है। इसके लिए सबसे पहले इनको जीटी डिफेंस एकेडमी परिवार की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और इनसे हम जानेंगे, क्योंकि इस वीडियो का पूरा मोटिव यही है कि इनकी स्ट्रैटेजी जान पाएं। इन्होंने कैसे स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करी, क्या इन्होंने अप्लाई करी जिससे इनको इतने अच्छे रिजल्ट मिल पाए। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मेरा नाम गौरव खंतवाल है, मैं कोटद्वार उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कोटद्वार से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पीजी कॉलेज कोटद्वार से की है। मेरे पापा एक आर्मी पर्सन है और मेरी जो माता है वो एक होम मेकर है। तो जैसा आपने बताया कि आप कोटद्वार उत्तराखंड से रहने वाले हो, तो यहाँ की मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन यहाँ की ऐसी है कि लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं आर्मी को, होटल लाइन को या फिर डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप इसके बारे में आपने भी क्या ट्राई किया था यहाँ? जी हाँ, मैंने 3 बार आर्मी में ट्राई किया था, लेकिन तीनों बार मैं दौड़ में बाहर हो गया। उसके बाद मैंने एयरफोर्स और नेवी के भी फॉर्म भरे थे, लेकिन क्योंकि मेरी परसेंटेज 12th में थोड़ी सी कम थी तो उसके कारण मेरा एडमिट कार्ड कभी आ ही नहीं पाया। तो आपका अपनी जर्नी के बारे में बताइए। प्रिपरेशन जर्नी में आप क्या रूटीन फॉलो करते थे, क्या आपकी डे टू डे लाइफ रहती थी? क्योंकि मेरा उस समय कॉलेज भी था तो मैं कॉलेज और सीजीएल साथ साथ करता था। तो दिन में तो मैं कॉलेज में रहता था, फिर शाम को थोड़ा टाइम मैं कॉलेज का ही काम करता रहता था। तो फिर रात को और सुबह जो मुझे टाइम मिलता था वहाँ पे मैं अपनी सीजीएल की तैयारी शुरू कर देता था। तो रात को मैं क्या करता था, पहले मैं मैथ्स पढ़ता था रात को और सुबह मैं इंग्लिश पढ़ता था। आपने क्या बताया कि 2019 से आपने स्टार्ट किया है। फॉर्म तो 2019 में भी आए थे, आपने 2019 का पेपर दिया था? जी हाँ, मैंने 2019 का पेपर भी दिया था। उसका क्या रिजल्ट रहा था? प्री मेरा हो गया था, मेंस में भी मेरे ठीक अच्छे नंबर आ गए थे, लेकिन लास्ट में जो टाइपिंग होती है उसमें थोड़ा सा इश्यू हो गया था। जिसके कारण मैं टाइपिंग में बाहर हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम ऑप्टिमम टाइम कितना देना चाहिए स्टूडेंट्स को जिससे कि वो सीजीएल जैसी अच्छी रैंक अचीव कर पाएँ? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है या फिर आप जितना टाइम निकाल पा रहे हो उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि कितना टाइम आप देना चाहते हो। मेरा ये था कि मुझे पता था मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से मैथ्स भी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक थी मैथ्स लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं दिन के 6-7 घंटे आराम से निकाल लेता था कभी भी। 1 साल 2 साल कितना टाइम लगता है? मेरे हिसाब से अगर कोई 1 साल अच्छे से मेहनत करेगा तो ये एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन नहीं होगा। अब बच्चे तो बहुत सालों से, क्योंकि मैंने तो सुना है 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अपना इनपुट भी दे रहे हैं, बट उन्हें आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ वो कमी रह रही है और वो उसको कैसे देखें और वो पता कैसे लगा पाएँ? क्योंकि वो तो एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो अपनी जो गलतियाँ हैं वो रेक्टिफाई करें? या इसका सबसे अच्छा तरीका है आप मॉक लगाना शुरू कीजिए। जब आप तैयारी करते हैं तो उसके 1-2 हफ्ते से ही आप मॉक लगाना शुरू कर दो। वहाँ से आपको पता चलेगा कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसका मैं एग्ज़ाम में अच्छे से अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे उस हिसाब से अगर आपके मॉक में नंबर अच्छे बढ़ते जा रहे हैं तो समझ लिए कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। आपके क्या नंबर रहते थे उस टाइम पे मॉक टेस्ट जब आप लगाते थे? नंबर तो इतना मैटर करता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, परसेंटाइल मैटर करता है। तो क्या परसेंटाइल रह रही थी आपके जब आप प्री के मॉक्स लगा रहे थे और मेंस के मॉक्स लगा रहे थे? उससे पहले आप बता दीजिए प्री और मेंस में कितने नंबर आपके आए? जी, मेरे इस साल जो प्री में नंबर थे वो 178 आउट ऑफ 200 थे। मेंस में मेरे इंग्लिश में जो थे वो 193.75 थे आउट ऑफ 200 और मैथ्स में मेरे 191 आउट ऑफ 200 थे। आप मुझे बताइए परसेंटाइल के उस टाइम पे परसेंटाइल कितनी आ रही थी आपकी जब मेंस के मॉक लगा रहे थे फिर प्री के मॉक लगा रहे थे? जी हाँ, जब मैं 2020 सीजल दे रहा था तो उस टाइम प्री में मेरी परसेंटाइल 95 प्लस ही रहती थी। मतलब शुरू में नहीं, अच्छा, जैसे शुरू में मेरी परसेंटाइल 85 के राउंड रहती थी, मतलब स्टार्टिंग में ही। क्योंकि मैंने 2019 का भी सीजल दिया था तो मेरी प्रिपरेशन ठीक हो गई थी, मतलब अच्छी खासी हो गई थी। तो शुरू में मेरी 80 प्लस ही परसेंटाइल रहती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा एग्ज़ाम निकट आया तो परसेंटाइल 95 प्लस हो गई थी। मॉक का कितना रोल था? मॉक का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल मॉक का ही है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब तक आप उसको मॉक के जरिए अप्लाई नहीं करोगे तो लगता नहीं मुझे कि सिलेक्शन इतना आसान हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, बच्चों के मन में काफ़ी डाउट ये भी रहता है कि वो मॉक टेस्ट दें। कब वो मॉक टेस्ट दें? जब उनका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए या फिर स्टार्टिंग में डे 1 में ही मॉक देना लग जाए? तो ये कब वो डिसाइड करें कि उन्हें मॉक टेस्ट कब देना है? मॉक टेस्ट आप जब तैयारी शुरू कर दो
उसी समय आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। तो मैंने जो 2019 में मेरी यही गलती सबसे बड़ी थी अच्छा। कि मैंने मॉक लगाना टाइम पे शुरू नहीं किया। मैंने सोचा कि एक बार अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मॉक दे दूंगा। अच्छा। लेकिन बाद में क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम आपका पास आ जाता है, तो आपको मॉक लगाने को उतना टाइम नहीं मिलता। फिर अगर आपके मॉक में कम नंबर आए तो आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो। बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे बढ़िया आप शुरू से ही मॉक लगाना शुरू कर दो और आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसको मैं अच्छे से मॉक में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे आप अपने अच्छे से अपने आप को जज कर पाओगे। तो इसमें काफ़ी ऐसा देखा भी जाता है कि सपोज़ कोई बंदा है, प्रिपरेशन कर रहा है स्टार्ट, ठीक है, अभी उसे कुछ नहीं पता, मतलब उसके हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, ये किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, मैथ्स के बारे में नहीं पता है, तो उसकी प्रिपरेशन मान लो 0 है, उसे लगाना चाहिए मॉक? हाँ, मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे अभी इतना आगे जाना है, तो जज करने का सबसे बढ़िया तरीका है मॉक। बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा आपको पता चलेगा कि कितना कहाँ स्टैंड करते हो और कितनी मेहनत आपको चाहिए और कितने लोग आपसे ऊपर हैं, करेक्ट। और साथ ही साथ अगर जैसे स्टार्टिंग में लगा दिया एक मॉक, और फिर कब तक, मतलब कहाँ तक फॉलो करना है कि जैसे पहले भी लगा दिया, फिर दोबारा लगा रहे हैं, फिर लगाए जा रहे हैं, तो इसमें डीमोटिवेट नहीं हो जाएगा कि भाई नंबर ही नहीं आ रहे, मैं तो मॉक डेली लगा रहा हूँ? नहीं, सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करो एक मॉक लगा दो, बिल्कुल करेक्ट। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ अभी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। उसके बाद आप थोड़ी सी पहले एक टॉपिक पढ़ो मैथ का, एक इंग्लिश का पढ़ो, फिर एक मॉक लगाओ, और उस मॉक में आप ये श्योर करो कि जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उसके सारे सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर लो। बाकी आपके अच्छे से सॉल्व हो ना हो, लेकिन जितना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसको आप अच्छे से अप्लाई करो मॉक में। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस एग्जाम में, क्योंकि 200 नंबर का इंग्लिश आता है। आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आई होगी, बट आपके नंबरों से लगता है कि आपको कहीं डिफ़िकल्टी नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर आपने अचीव किए हैं। तो इसकी जर्नी के बारे में बताइए कि इंग्लिश के लिए आपने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए, क्या बुक फॉलो करी? तो शुरू में सबसे बड़ा डर मुझे इंग्लिश का ही था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि शुरू में मैं क्या करता था, द हिंदू की एक PDF आती है अच्छा। गूगल पे, ठीक है, तो वहाँ से मैं PDF डाउनलोड करता था, रोज़ उसका कोई भी एक सेक्शन पकड़ लेता था। जैसे आज स्पोर्ट्स पढ़ लिया, ठीक है। कल पॉलिटिक्स पढ़ लिया, तो वहाँ से करीब मैं आधा 1 घंटा रोज़ रीडिंग करता था। तो वहाँ से क्या होता था, एक तो मेरी रीडिंग स्किल अच्छी होती रहती थी, साथ में मुझे नए नए वर्ड्स मिलते रहते थे, तो मैं उनको अपनी डायरी में नोट डाउन करता था और उनको रिवाइज करता था। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो रीडिंग स्किल तो आपकी इंप्रूव हो ही रही है, दूसरा आपको ये पता चल रहा है कि मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड ज़्यादा सही है, तो वहाँ से आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती आपने द हिंदू को फॉलो किया है, है। जी हाँ। बट सुना जाता है कि द हिंदू में इतनी खतरनाक वोकैब होती है कि बच्चों का दिमाग ही घूम जाता है। तो क्या द हिंदू ही बेस्ट है स्टार्टिंग के लिए, या फिर कोई और न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई और चीज़? जी हाँ, ना ज़रूरी नहीं है कि आप द हिंदू ही पढ़ो। शुरू में आप क्या करो कि कोई भी जो भी बुक आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसको पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती रहेगी, तो फिर आप कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लो इंग्लिश में, फिर धीरे धीरे करके आपको अगर कोई और अच्छी इंग्लिश करनी है तो आप द हिंदू को पकड़ लो। इंग्लिश के लिए आपने जो सोर्स बुक को कोई फॉलो किया था? हाँ, एक बुक मैंने पढ़ी थी, वो थी प्लेन टू पैरामाउंट नीतू मैम की। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये मेंस में भी यही स्ट्रैटेजी, मेंस में भी वही बुक चलती है। मेंस में भी रानी मैम से पढ़ा और इंग्लिश मैंने वही सीखी। और जैसा कि जाना जाता है कि रीजनिंग जो बहुत ही टफ आई थी अभी तक की, मतलब सीजीएल की जो भी टफेस्ट रीजनिंग बोल सकते हैं, 2020 की आई थी। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी, उसके लिए क्या सोर्सेज फॉलो किए, क्योंकि आपको तो पता नहीं था कि रीजनिंग टफ आने वाली है, क्योंकि रीजनिंग को बहुत लाइटली भी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो रीजनिंग के लिए कुछ बताइए कि बच्चा अगर नया नया प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए? देखो, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो रीजनिंग में आपको कम से कम 45 से ज़्यादा मार्क्स लानी पड़ेंगे प्री में। अच्छा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो रीजनिंग के लिए देखो क्या करिए कि जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि मैं मॉक्स लगाता था, तो वहाँ पे रीजनिंग के मैं सवाल सॉल्व करते रहता था, वहीं पे 2-4 ट्रिक वगैरह मिल जाती थी मॉक्स में जो आंसर रहते उससे ही। लेकिन 1-2 टॉपिक वो थे जो मेरे वीक थे थोड़े से, जैसे आपका कैलेंडर हो गया, आपका क्लॉक हो गया, वेन डायग्राम हो गया। तो वो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने स्पेशल यूट्यूब पे उसको देख लिया, वेन डायग्राम को, क्लॉक को और कैलेंडर को। कोई टीचर ऐसा फॉलो किया, फिर कोई चैनल? नहीं, रीजनिंग के लिए मैंने कोई टीचर फॉलो नहीं किया। अच्छा। जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने उसको फॉलो कर लिया। जैसा अब तो रीजनिंग का पैटर्न चेंज है, जैसा आपके टाइम पे तो प्री में ओनली 50 मार्क्स की आती थी, लेकिन जुड़ते थे वो नंबर। और अब ये है कि प्री में 50 मार्क्स की आती है लेकिन क्वालिफाइंग है, अच्छा, और मेंस में आपकी आती है 90 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन आते इस हैं। बार 90 मार्क्स के कर दिए। जी हाँ।
रीजनिंग आप क्या करो, आप मॉक से ही रीजनिंग को अपनी अच्छी करते रहो, प्रैक्टिस करो। जितनी आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी उतनी अच्छी होती रहेगी। तो आपको कहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थी? इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में? इनमें से सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट कौन सा था आपका? जी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे जीके में आई। मेरी मतलब शुरू में मेरी सबसे अच्छी मैथ्स थी, अच्छा, लेकिन धीरे धीरे मेरी सबसे अच्छी इंग्लिश हो गई थी, क्योंकि मैं इंग्लिश को ज़्यादा ही ध्यान देने लग गया था ना। बिल्कुल करेक्ट। और सबसे जो ख़राब सब्जेक्ट मुझे लगता है, अभी भी लगता है, वो है जीके। अच्छा, ठीक है, उसका मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपके किसके अच्छे नंबर आएंगे और किसके कम आएंगे। कई बार क्या होता है कि आप सारे साल भर नहीं पढ़ते, एक महीने में पढ़ते हो और आपके क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे टकरा जाते हैं। लेकिन कोई क्या करता है कि सारे साल भर जीके पढ़ता है, लेकिन उसको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कि जीके ज़्यादातर लक बेस्ड ही है आपकी। तो जीके में आपके नंबर कितने आए थे और क्या आपने कोई सोर्स फॉलो किया था? कोई आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहें? देखिए, जीके में मेरे बहुत बेकार नंबर हैं। 2019 में मेरे 14 आउट ऑफ 50 हैं, 2020 में मेरे 24 आउट ऑफ 50 हैं। तो जीके में मुझे लगता नहीं कि मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि जीके में इन्होंने ज़्यादा मेहनत करी थी जीके में कि नहीं करी थी मेहनत? मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की थी। अच्छा, फिर भी नंबर नहीं हाँ, आए। मैंने यूट्यूब में भी पढ़ा बहुत सारा जीके, हिस्ट्री पढ़ी मैंने, ज्योग्राफी सारी यूट्यूब से पढ़ी, ऊपर से लूसेंट भी पढ़ी मैंने, लेकिन फिर भी मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए जीके में। बहुत बढ़िया। तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए, जो अभी नया स्टूडेंट आया है, अभी अभी ग्रेजुएशन पास करके आया है, या फिर फोकस कर रहा है, अभी ग्रेजुएशन में ही है, फोकस कर रहा है, एम कर रहा है सीजीएल को, या फिर किसी भी एसएससी सीजी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? क्या उनको प्रिपरेशन जर्नी में गोल को सेट करना चाहिए? ऐसा कुछ उनके बारे में बता सकते हैं? देखिए, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, उनका प्री लगभग सेम है। ठीक है, बस डिफ़िकल्टी लेवल सबका अलग अलग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एक तो मॉक रेगुलर दो। ठीक है, दूसरा आप अपना रोज़ का टारगेट बना लो कि आपको आज इतनी ये चीज़ें ख़त्म करनी है। आप चाहे उसे 1 घंटे में कर लो, चाहे 2 घंटे में कर लो, जिस हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी है और जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, उस हिसाब से आप अपना एक टारगेट बना लो और उसको रोज़ के रोज़ कंप्लीट करते रहो। मॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मॉक काफ़ी टाइम डिमोटिवेट भी कर देता है। मॉक, कौन से मॉक टेस्ट आपने दिए थे? जी हाँ, मैंने एक तो टेक्स्ट बुक जो सभी देते हैं, अच्छा, दूसरा मैंने दिया था एक एसएससी ट्यूब का हमारे टाइम पे। अब तो शायद वो नहीं आता, लेकिन हमारे टाइम पे एक एसएससी ट्यूब आता था। अच्छा, तो ये 2 मैंने रेगुलर फॉलो किए, और साथ में एक मैं जो फ्री मॉक जहाँ पे भी मिल जाते थे, ग्रेट अप हो गया, सुपर मॉक्स हो गया, ओली बोर्ड हो गया, वहाँ से मैं फ्री के मॉक ज़रूर देता था। आपने सीजीएल जो 2019 में भी दिया, 20 में भी दिया, 21 में भी दिया था क्या? 21-22 में? जी हाँ, मैंने 2021 का सीजीएल दिया था। ठीक है, लेकिन उसके मेरे प्री क्वालिफाई हो गया था, काफ़ी अच्छे नंबर भी थे मेरे। लेकिन मुझे जब 2020 के मार्क्स आ गए थे तो मुझे लगा कि काफ़ी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो मैंने उसका मेंस स्किप कर दिया था। फैमिली का क्या रिएक्शन था आपका जब आपने रिजल्ट उनको अनाउंस किया? क्या उनको पहले से ही अनुमान था? क्या उनकी उम्मीद थी? क्या वो देख रहे थे? ये तो मुझे लग गया था कि एक बार एक जॉब तो मैं ले लूँगा। अच्छा, जब मेरे मार्क्स आए तो मुझे लगा कि हाँ भाई, एक जॉब मुझे मिल जाएगी। लेकिन रैंक मुझे ये था कि 100 के करीब होगी, अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं होगी कि टॉप 25 में आ गई। तो खुशी, जॉब की खुशी तो हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे रैंक देख के हुई। अच्छा। अब फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, फैमिली वाले उस दिन सारे ही फैमिली वाले घर में ही थे मेरे। पापा पे मेरे छुट्टियाँ रखे थे, तो सारे ही खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए सारे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मोमेंट रहा होगा। कितने सालों की मेहनत थी? कितने घंटे आपने इन्वेस्ट किए थे अपने इस प्रिपरेशन के दौरान? क्या लगता है, क्या आपकी मेहनत रंग लाई है? जी हाँ, मेरी करीब 2 साल की मेहनत है लगभग। ठीक है, और रोज़ में करीब 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ाई कर लेता था। ये कंसिस्टेंट रहता था कि ऐसा कि आज पढ़ लिया फिर अगले 1 हफ्ते बाद, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब कंसिस्टेंट अपने हिसाब से मैं रहता था। अच्छा। जब मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ता था, लेकिन कभी क्या होता है कि फैमिली फंक्शन होता है, कई बार दोस्त बुला लेते हैं, तो मैं जल्दी जाता था। मैं ऐसे नहीं करता था कि यार नहीं जाना। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं क्या करता था कि मैं उस दिन चाहे मैं 1 घंटा भी पढूं, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर था। अच्छा। अभी आप गांव होके आए हैं, तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि आपके गांव वाले लड़के ने सीजीएल क्वालिफाई कर दिया है? जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये सीजल फीजल एम ए फेमे क्यों बोला, ये रे बड़ा फौजाक बारते मारो दू और फौजम जान का पहुँचे दिल्ली दुल्ले चक्रम यार, वो प्रदूषण का लग तो फौजम जा बोला, फौजम जा। तो उनको आपने बताया नहीं कि सीजीएल अच्छा होता है, आर्मी से भी अच्छा होता है, ऐसा कुछ? भाई गांव वालों के लिए तो आर्मी सबसे बेस्ट है वो। ठीक है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि सीजल की ऊंद क्या है, सीजल क्या एम ए फेमी है, फौजम जाना सबसे बढ़िया फौज में रहे।